नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्रीय टीवी। गोवा की सियासत में एक बार फिर से तूफान आया हुआ है और ये तूफान इसलिए आया क्योंकि गोवा की कैबिनेट से गोवा के एक मंत्री को निकाल बाहर कर दिया गया। उनका नाम है गोविंद गावड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि हाल ही में गोविंद गावड़े ने एक बयान दिया था, क्या उस बयान की वजह से उनसे उनका मंत्री पद छीन लिया गया? और विपक्ष से लेकर गोवा के तमाम लोग अब ये सवाल भी कर रहे हैं, क्या उन्हें सच बोलने की सजा मिली है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं और उसके बाद बात करेंगे उस बयान की, जो बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद या यूं कहें कि जिससे जोड़कर इस पूरी की पूरी कार्रवाई या उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। चलिए आपको एक एक करके हमारे मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विजय सरदेसाई जी हैं, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के चीफ हैं और पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी। हमारे साथ अमित पालेकर जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से गोवा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अमित पाटकर जी हैं, जो कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट हैं गोवा के। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ संदीप केरकर जी भी है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। इस बहस को शुरू करने से पहले बात करेंगे उस बयान की, और एक लाइन में जरूर यहां पर दोहराना चाहूंगा कि हमने इस डिबेट में बीजेपी को भी शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वही फिर से उनकी तरफ से जवाब था कि मुद्दे से वो भाग रहे हैं, वो किसी भी इस तरह के मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है कि हर बार जब भी कोई गोवा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, बीजेपी उससे बचने की कोशिश करती है और एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिलती है। खैर चलिए, सबसे पहले आपको सुनाते हैं गोविंद गावड़े का वो बयान जिसके बाद ये पूरा सियासी तूफान आया था। तुम्ही खात्याक गोयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो? गोयचे मुख्यमंत्र्यान एकदा सांगले म्हणटकीर ते मुखार वचप जावप आसता। आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी असतात। सर, जो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केली असतात ते आज जायना, तू अमक्या कापोन हाड, तू तमक्या कापोन हाड, ही त्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांभाळता ही ताका सांगपाची गरज असता। कितले पावडी सांगला आम्ही ज्या वेळाचेर सांगता, ज्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आणि आमकां काणयो सांगता। म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंय। तो ये वो बयान था जिसके बाद ये पूरा सियासी तूफान आया, और उस दौरान भी जब ये बयान सामने आया था तो विपक्ष से लेकर तमाम सरकार पर भी हमलावर हुए। उम्मीद यही की जा रही थी कि अगर सरकार का मौजूदा मंत्री सरकार के एक विभाग के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है तो उस भ्रष्टाचार को बेनकाब करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उस दौरान ऐसा नहीं हुआ, कहानी बिल्कुल उल्टी हुई। बीजेपी की तरफ से यह बयान आने लगा कि गोविंद गावड़े के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक मामला शांत रहा। लेकिन कल गोविंद गावड़े को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चलिए इस पूरे मामले पर बीजेपी के अध्यक्ष दामू नायक ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। The decision is taken by Honorable Chief Minister प्रमोद सावंत. सो तातूंत म्हजे स्वताचे ना पक्ष ह्या नात्यान तो घेतलो तो जो हे सांगपा म्हळ्यार तो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो. तांणी समन्वय जो आसा तो पक्षा कडेन दवरला, केंद्रांतले लिडरा कडेन दवरला आनी त्या समन्वयान डिस्कशन आनी बाकी सगळे गजालीचो हे निर्णय घेतले गेले वताले. तो एक लाइन में दामू नायक, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि यह निर्णय तो मुख्यमंत्री का है। लेकिन इससे पहले जो उनके बयान आए थे वो भी अपने आप में काफी बड़े थे कि केंद्र तक उनकी ये शिकायत पहुंचा दी गई है जो गोविंद गावड़े ने बयान दिया था। चलिए सबके बीच मुख्यमंत्री का क्या बयान है, क्योंकि एक लंबी चुप्पी के बाद जरूर कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी। वो क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रेजेंट पॉलिटिकल तुमच्या कॅबिनेटात काल एकूच इफ यू कॅन कमेंट किती झाला सगळं बाबा? व्हॉट इज द रिझन डिसाइडेड बाय मी. आणि किती
तो ये 3 शब्दों का बयान है, डिसाइडेड बाय मी, यानी कि ये मेरे द्वारा लिया गया निर्णय था। लेकिन इस निर्णय के पीछे की कहानी क्या थी वो अभी भी छुपी हुई है, और इसीलिए हम आज कह रहे हैं कि गावड़े एक कहानी बन गए। सबसे पहले विजय जी आपके पास में आऊंगा, किस तरह से देखते हैं गोविंद गावड़े को कैबिनेट से जो बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्या ये तरीका सही है? क्या उन्हें सच बोलने की सजा दी गई है? विजय जी। तरीका मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं, वो तो उनका प्रेरोगेटिव रहता है डेमोक्रेसी में। उनके कैबिनेट में कौन शामिल हुए या जिसको निकाले वो उनका डिसीजन रहता है। पर अभी एक मामला जो इधर बाहर आता है वो ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक रीजन नहीं दिया है क्यों उसको गोविंद गावड़े जी को निकाला वो। अगर और हम ये गोविंद गावड़े जी का करप्शन के विरोध में हाई कोर्ट में भी हम गए थे। जो कला अकादमी में बाय नॉमिनेशन जो कला अकादमी में एक 80 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसके अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके गए हैं। उस टाइम जब हम उनका इस्तीफा का डिमांड करते थे तो चीफ मिनिस्टर ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया था। और अब जब वो करप्शन का ट्राइबल डिपार्टमेंट में करप्शन का संकेत देते हैं तो उनको निकाला जाता है। इसका मतलब क्या है कि बीजेपी करप्शन करने वालों को प्रोटेक्शन देता है और करप्शन पिन पॉइंट करता है तो उनको निकाला जाता है। यही हम निष्कर्ष ले सकते हैं इसका। विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कैमरा एक बार माइक एक बार चेक कीजिए, म्यूट तो नहीं हो गया? अरे नो आई एम ओके। जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखो, हम ये जो गोविंद गावड़े का करप्शन के विरोध में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में डाला था। इसका एक 80 करोड़ का मामला था जिधर कला अकादमी का रिनोवेशन में बाय नॉमिनेशन एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जो काम ठीक तरह से नहीं हुआ, और एक जो आइकॉनिक बिल्डिंग थी जो अपने जो कोरिया ने किया था वो बिल्डिंग का कंप्लीट एक कंट्रोवर्शियल रीडेवलपमेंट हुआ। जब हम उनका इस्तीफा डिमांड करते थे करप्शन के सवाल पे तो उस टाइम में ये सरकार ने कुछ नहीं किया, और अभी जब वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में करप्शन पिन पॉइंट कर रहे हैं तो उनको निकाला जाता है। तो इसका हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि बीजेपी करप्शन करने वाले को प्रोटेक्ट करती है और जो करप्शन पिन पॉइंट करता है उसको निकाला जाता है, उसको पनिश किया जाता है। यही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। जब तक मुख्यमंत्री रीजंस नहीं दे तो हम इसका इन्फरेंस यही ले सकते हैं। बिल्कुल हेलो। आपने ठीक कहा कि जब उन पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के तब कार्रवाई नहीं की गई, और जब इस बार उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए आदिवासी कल्याण विभाग पर, जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो वहां पर एक शब्द में भी ये बयान नहीं आया, ना बीजेपी ना सरकार की तरफ से, कि एक मंत्री अगर कोई आरोप लगा रहा है तो हम उसकी जांच करेंगे। सीधे सीधे मंत्री के ऊपर ही तमाम लोग आग बबूला हो गए। अमित पाटकर जी मैं आपके पास आऊंगा, कांग्रेस किस तरह से देखती है इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, बीजेपी ने अनुसूचित जाति को सिर्फ पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। ये मामला सिर्फ गोविंद गावड़े की बेइज्जती का नहीं है, ये पूरे अनुसूचित जाति या वंचित वर्ग जो है उनकी पूरी बेइज्जती है। क्योंकि भाजपा की एक कार्रवाई दिखती है कि ये सिर्फ एसटी समाज को वोट बैंक मानती है। अपने अंदरूनी राजनीतिक समझौते के लिए उन्होंने किसी की बलि चढ़ाई है। क्योंकि जैसे विजय जी ने कहा कि गोविंद गावड़े पे जो एलिगेशन था करप्शन का, तब उनको हटाया नहीं गया। बट जबकि उन्होंने खुद जब मुख्यमंत्री जो विभाग संभाल रहे हैं उस पे जब उन्होंने उंगली उठाई तो उनको हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भाजपा का जो नारा है कि आप ये भाजपा कहती है कि एसटी वर्ग को, युवक को बेसिकली, कि आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो मंत्री बनो,
पर तुम्हें हम सत्ता नहीं देंगे, तुम्हें हम फैसले करने नहीं देंगे, तुम्हें हम नीति में डिसीजन लेने नहीं देंगे। ये मुझे लगता है उनकी जो बात है इसमें है, क्योंकि गोविंद गावड़े से ज्यादा करप्ट मिनिस्टर इनके कैबिनेट में है। उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? जो प्रमोद सावंत की जो सरकार है उसमें अगर आप पूरे कैबिनेट देखोगे तो यहाँ पे हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने साफ आना चाहिए कि गोविंद गावड़े को, जो कल गोवा रेवोल्यूशन डे था, जब गोवा पोर्तुगीज के अंडर जब रूल कर रहा था, तो तब गोवा में क्रांति हुई 18 जून को। तो ऐसा क्या हुआ कि 18 जून को आपने अनुसूचित जाति के मंत्री को हटाया? ये मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने साफ इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब कल गोविंद गावड़े ने अपना दुख, अपनी तकलीफ जाहिर की, तो इस बात का भी जिक्र किया कि जब गोवा में क्रांति दिवस मनाया जा रहा है उसी दिन उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विधानसभा की साइड से उनका पूरी तरह से नामो निशान गायब कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है जो लगातार हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिरकार जब भ्रष्टाचार के आरोप जहां लगते हैं उनकी जांच क्यों नहीं होती। अमित पालेकर जी, मडकईकर जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी एक आरोप लगाया था, बकायदा मीडिया में आकर उन्होंने आरोप लगाया था कि एक फाइल पास करवाने के लिए उन्होंने एक मंत्री के निजी सचिव को 15 से 20 लाख रुपए दिए। उस मामले में भी कहीं ना कहीं यही काम हुआ कि कुछ दिनों तक उस पर हंगामा हुआ और उसके बाद पांडुरंग मडकईकर जो है वो मीडिया के सामने फिर से आते और कहते हैं तो मेरी जुबान फिसल गई थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब कुछ शांत है। अब चूंकि उसमें कोर्ट ने भी कहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो बयान है, जो तथ्य जो अभी तक सामने आए वो सफिशिएंट है जांच के लिए। क्या गोवा सरकार जब भ्रष्टाचार की बात होती है, आरोप लगते हैं, उससे भागती है? जबकि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के आरोप लगते हैं तो सरकार सामने से आती है और कहती है कि हम जांच कराएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। अमित पालेकर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी इस दलदल में फंसी हुई है, जो करप्शन की दलदल है उसमें फंसी हुई है। जब पांडुरंग मडकईकर की बात आती है तो उन्होंने साफ साफ कैमरे के सामने कहा था और मीडिया के सामने कहा था, और पूरा बयान मीडिया के सामने भी है, जिन्होंने उन्हें साफ साफ कहा था कि मेरी फाइल पास करने के लिए खुद मुझे 15 से 20 लाख देने पड़े, मैंने दिए, फिर जब जाके फाइल पास हुई। बाद में उन्हें सिलेक्टिव डिमेंशिया हो गया, जिसमें उनको लगा कि नहीं मैंने मेडिसिन ली थी इसलिए मैं ये भूल चुका हूँ कि मैंने ये गलत कही, ये ऐसा नहीं था, ये चालान पे करा था। अभी इसमें पुलिस का जो रोल है वो भी डाउटफुल है, जिस तरीके से पुलिस ने इसमें काम करा। इस तरह की चीज में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक लॉयर होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था और इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, बल्कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज न करके इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करा और कहा कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, वो भूल गए थे, वो चालान कभी सामने नहीं आया। लेकिन कल कोर्ट ने जो तमाचा मारा है इनके मुंह पे, वो बस पुलिस के मुंह पे नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से वो तमाचा सरकार के मुंह पे भी है, जो करप्शन के दलदल में फंसी हुई है। आप गोविंद गावड़े की बात करेंगे तो गोविंद गावड़े जी के लिए हमने कहा था जब नेशनल गेम्स चल रहे थे कि उसमें करप्शन हो रही है, लेकिन उसमें बाकी सारे दूसरे मंत्री भी जुड़े हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए थे। आज जब बात आती है एससी जो डिपार्टमेंट है, जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की उसमें भी कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए हैं। और बात कला अकादमी की आती है तो भी उसमें चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई सारे काम जो कला अकादमी में हुए वो पीडब्ल्यूडी के अंडर हुए थे, और पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो भी चीफ मिनिस्टर के अंदर आता है। तो बात अगर करप्शन की है तो उसमें से गोविंद गावड़े को हटाना और दिखाना कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से और दो मंत्री जो, चाहे वो बाबूस मोन्सरात हो, चाहे वो इन्हीं के लीडर हो माइकल लोबो हो, इन्होंने भी करप्शन की बात कही और कहा कि इस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है। तब उन मंत्रियों को क्यों नहीं हटाया जाता है, बल्कि हमें तो समझ आ रही है कि माइकल लोबो को मंत्री बनाया जा रहा है। तो इज इट अ रिवॉर्ड फॉर समबडी हु वांट्स टू गेट इनटू करप्शन, या सच में कहीं लड़ाई छिड़ गई है कि करप्शन के खिलाफ? बट कहीं ये तो लग नहीं रहा है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट पे हम तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी हो या जो कोई भी डिपार्टमेंट हो,
सरकार का हर एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है और करप्शन की परिसीमा एक ऐसी अमित पालेकर जी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। संदीप जी, आपके पास में आऊंगा। मैंने कई राज्यों को राजनीति को बेहद नजदीक से देखा, लेकिन गोवा की राजनीति समझ से बाहर है। आमतौर पर हम देखते हैं कभी भी जब अगर सरकार या सरकार के किसी नुमाइंदे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या सरकार किसी मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई करे या फिर कोई मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट से किसी मंत्री को निकाले, तो सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से जिसकी सरकार होती है जवाब आता है। वो खुलकर बात करते हैं, वो बताते हैं कि हमने अगर हटाया है तो क्यों हटाया है, और अगर किसी मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन यहां एकदम सब कुछ सन्नाटे में चला जाता है। अगर कैबिनेट से उन्हें हटाया है और ये आम प्रक्रिया के तहत हटाया गया है, कोई उनके ऊपर पिछले बयान की वजह से नहीं है, तो बताना चाहिए। और अगर उन्होंने पीछे जो बयान दिया था और उसमें अगर सरकार की तरफ से जांच कराई गई और उन्हें लगा कि ये तो गलत तरह के आरोप थे और इसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया, तो ये भी बात रखनी चाहिए। क्यों बीजेपी, क्यों सरकार जब भी कोई मुद्दा आता है, जब भी कोई सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं, वो भागती हुई नजर आती है, पर्दे के पीछे छिप जाती है? संदीप जी। बिल्कुल, कल से ये सब चीज शुरू हुई है। मई 26 को गोविंद गावड़े जी ने ये बयान दिया था। उन्होंने स्टेट लेवल फंक्शन में ये बोला था। 20-25 दिन के बाद इसका डिसीजन हुआ है, तो काफी सोच समझ के डिसीजन किया होगा। पॉलिटिकल कुछ तो मूव होगा, लेकिन सामने आके ये सब चीजें बोलने के लिए सरकार अभी भी झिझक रही है, क्योंकि इसका आउटपुट और कुछ हो सकता है। सो आज सीएम ने फाइनली ये ले लिया कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है, और डेफिनेटली सीएम हैज द राइट किसी को निकालना या किसी को अपने मंत्रिमंडल में लेना है। लेकिन ये डिसीजन क्यों लिया है अभी भी ये क्लैरिफाई नहीं कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये जब उन्होंने निकाला है, पहले तो होता था कि रेजिग्नेशन मांगते थे कि आप रिजाइन करो, तो आगे से मंत्री रिजाइन करते थे। अभी सीधा वो मंत्री घर पे है, उनको पता भी नहीं है और उनका सीधा सीधा उनको निकाल देते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। नीलेश काब्राल जी प्रमोद सावंत के मिनिस्टर कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, अभी वो मिनिस्ट्री सीएम के पास है। उनको भी ऐसे सरप्राइज हुआ कि उनको भी ऐसे पीडब्ल्यूडी से निकाला गया। फिर सेकंड, दिस इज द सेकंड मिनिस्टर हु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम कैबिनेट विदाउट गिविंग एनी इंटीमेशन। अभी इसके पहले भी हुआ कि गोविंद गावड़े जी ने जब 20 दिन पहले ये सब चीजें हुई थी, तभी गोविंद गावड़े से जब हमने पूछा था मिनिस्टर से, तब उन्होंने बोला कि ऑल इज वेल, ये मीडिया ने सब बना रखा है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, मैंने सीएम साहब से हमारी बात भी हो चुकी है। तो अगर सब कुछ ऑल इन वेल था, तो सडन डिसीजन ये 18 तारीख को क्यों आ? ये क्वेश्चन मार्क है। ये बर्थडे गिफ्ट किसको दिया हुआ है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, और ये किस लिए किया है, इसके बाद ये कौन आएंगे। बिकॉज ऐसा भी सुनने आता है कि इसके बाद और भी 2 नंबर्स है जिनको और सरप्राइज इस कैबिनेट से निकाला जाएगा और 2 लोगों को मंत्रिमंडल में ले जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जहां आप इशारा कर रहे हैं किसे ये जन्मदिन का तोहफा देने की कोशिश की जा रही है, वो समझ रहे हैं हम भी, लेकिन इंतजार करेंगे जब नाम औपचारिक तौर पर घोषित होगा। देखिए, जो एक बात विजय जी ने भी कही थी, ये मुख्यमंत्री का अपना निर्णय, उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो अपनी कैबिनेट में किसे शामिल करें और किसे ना शामिल करें। लेकिन सवाल विजय जी वही बार बार आता है, क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के साथ है? क्या बीजेपी भ्रष्टाचार करने वालों को बचाती है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं उन्हें आउट कर दिया जाता है? और वो भी कुछ इस तरह से। बीजेपी का जो ये सरकार चल रहा है, वो गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार ऐसा माना जाता है। सब लोगों को मालूम है कि ये मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट है पोस्ट लिबरेशन हिस्ट्री में। तो इधर करप्शन को इंसेंटिवाइज करते हैं वो लोग, वो करप्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, और करप्शन के खिलाफ जो बात करता है उसको वो निकाल देते हैं। ये अब गोविंद गावड़े का एग्जाम्पल में उनको चांस था, गोविंद गावड़े को वो निकाल सकते थे। जब उन्होंने मुझे असेंबली में बोला कि कला अकादमी का काम हमने नॉमिनेशन पे दिया है, शाहजहां ने ताजमहल का काम भी नॉमिनेशन से ही किया था, टेंडर नहीं किया था, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। तो उस टाइम अगर वो गोविंद गावड़े पे एक्शन लेते
तो हम बोल सकते थे कि बीजेपी करप्शन के खिलाफ है, पर इधर खिलाफ होने का बात ही नहीं आता है। वो पिन पॉइंट कर रहा है कि ट्राइबल भवन जो वो एक एसटी मूवमेंट का एक बड़ा एक्टिविस्ट है गोविंद गावड़े, वो जेल में भी अंदर पड़े थे जब कांग्रेस का सरकार था 2012 के पहले। तो उनका एक ये है कि ट्राइबल भवन जल्दी होना चाहिए, ट्राइबल सब प्लान में जो एलोकेशन होता है वो ठीक तरह से होना चाहिए। इस पे जब उन्होंने सवाल उठाए तो उनको निकाला जाता है, उनको मिनिस्ट्री से बाहर किया जाता है। तो इसका वेरी क्लियर इंडिकेशन सरकार देना चाहती है कि आप बोल नहीं सकते हैं, इधर जो बोलता है उस पे उसको हम टारगेट करेंगे। विजय जी, तो एक राज्य मुझे डिसिप्लिन के नाम पे वो लोग करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं गोवा में। ये मेरा चार्ज है। संदीप जी आप कुछ कह रहे थे, मैं उसके बाद अमित पाटकर जी और पालेकर जी के पास भी आऊंगा। संदीप जी आप कुछ कह रहे थे। मैं एक पूछना चाहता हूं कि विजय जी वाज अ डेप्यूटी सीएम इन द सेम गवर्नमेंट, उनका अलायंस था, उनके साथ वो जुड़े थे, तो तभी भी ये चीज कॉमन थी क्योंकि आप बीजेपी का ये पहले से है। तो व्हाट वाज दैट टाइम जब मनोहर पर्रिकर जी थे और आप डेप्यूटी सीएम भी थे, तब का बीजेपी और अभी जब प्रमोद सावंत की सरकार है, हाउ यू डिफरेंशिएट दैट? इट वाज फ्रॉम दैट टाइम या अभी भी तभी भी ऐसे ही चलता था? प्रमोद सावंत हैज मैच्योर्ड नाउ and he has been more lucky from then to now. पर प्रमोद अनरिलायबल है, कभी भी किसी को निकाल सकता है। वो उन्होंने उस टाइम भी दिखाया था और अभी भी दिखाते हैं। तो उस पे कंसिस्टेंसी है कि जो प्रमोद सावंत के दुकान की बीजेपी का जब आप डिप्टी सीएम थे और आज की जो बीजेपी है उसमें कुछ फर्क है या पहले वाला ही सब कुछ खेल चल रहा था? आज की बीजेपी टोटल कांग्रेसिफाई हुई है। सब कांग्रेस के पहले जो मंत्री थे 2012 के पहले, वो अभी एक कैबिनेट में मंत्री है। वो कांग्रेस के खिलाफ अभी बात ही नहीं करते हैं क्योंकि वो सब लोग जो चला रहे थे उस टाइम वो लोग अभी भी उनके कैबिनेट में है। ये एक बात है। दूसरा ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आदमी को निकालता है, किसी को अंदर डालता है, ये सब जो करता है वो उसका प्रेरोगेटिव है, पर वो दिखाना चाहता है कि उनका ये सरकार में कुछ चलती है। तो ये तो साहजिक है कि वो करेंगे और इनको वो मेजोरिटी अभी हाथ में है। उनको लगता है कि वो नंबर की वजह से वो गोवा को बेच भी डाल सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। वैसा उनका मतलब मेंटेलिटी वैसी हुई है कि उनको चाहिए तो वो जो कुछ मन में आता है वो कर सकते हैं। चलिए अमित पाटकर जी, मैं आपसे एक सवाल, जो विजय जी भी एक बात कह रहे हैं कि 8 विधायक आपके 2022 के विधानसभा चुनाव में जो जीते वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या ये जो सब चल रहा है, जिस तरह की सियासत जो गोवा में हो रही है और जो लगातार सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, सवाल जो उठ रहे हैं, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह ये ना मानी जाए कि गोवा में विपक्ष कमजोर है? या यूं कह दे सीधे सीधे कि विपक्ष तो है ही नहीं, बस कुछ चंद सेकंडों के लिए आकर शोर मचाया और उसके बाद गायब? अमित पाटकर जी। नहीं, देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया है कि 8 विधायक जो कांग्रेस पार्टी पे चुन के आए थे वो अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए। बट अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगे कि जो सीरियस मुद्दे हैं गोवा के, वो तो पार्टी लेवल पे और हमारे जो 3 एमएलए उठा रहे हैं। और दूसरी बात, आज अगर हम इस मुद्दे पे जो बात करें, जो गोड़े जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनपे आज अगर करप्शन की वजह से अगर उनको निकाला गया है, संदीप जी ने मेंशन किया कि 1.5 साल पहले एक मिनिस्टर थे नीलेश काब्राल, तो उनके ऊपर पीडब्ल्यूडी जॉब स्कैम का आरोप लगाया गया था और उनको तत्काल में दिल्ली बुला के उनसे रेजिग्नेशन लिया था। आज गोविंद गावड़े को अगर चीफ मिनिस्टर अगर रेवोल्यूशन डे पे निकालते हैं तो मुझे लगता है कि गोवा के मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देना चाहिए
क्योंकि नहीं पिछले जवाब तो वहां 13 मांग रहे हैं, साल गोवा के में पिछले मुख्यमंत्री से 13 भी मांग रहे हैं, पिछले बीजेपी 13 से भी, सरकार से भी, लेकिन मैं नहीं, विपक्ष मैं आ से रहा भी हूं, मैं जवाब आ रहा हूं। चाहता हूं कि पिछले विपक्ष 13 साल, उस जोर नहीं, मैं शोर आ के रहा हूं, साथ, उस ताकत के साथ मुद्दों को नहीं उठाता है। अमित नहीं पाटकर उठा जी, रहे जो ना मेरा पूरे सवाल है, जिस ताकत के साथ ये उठाना चाहिए, और शायद इसी का फायदा जो है वो सरकार और बीजेपी उठा रही है। नहीं, कमजोरी है, इसको आपकी मानिए मेमोरी आप के भी। लिए मेरी बात मानिए। पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले पूरे नेशनल लेवल पे एक इशू गया जहां पे आपने देखा कि गोवा के हेल्थ मिनिस्टर, जिसने गोवा की तबाही की है, वहां पे तो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा नेशनल लेवल तक उठाया था। तो वैसे मंत्री जिसके ऊपर, वो एक सिटिंग कैबिनेट मंत्री है, उसके ऊपर एसआईटी में एफआईआर रजिस्टर होता है, तो उसको क्यों नहीं हटाया गया? मुझे लगता है ये सवाल मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। कांग्रेस अकेली पार्टी थी जिसने ये मुद्दा उठाया। आप सबने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने जाके डॉक्टर को जलील किया। ये सेम मिनिस्टर है जिन्होंने पिछले 13 साल में गोवा की जमीनें इन लोगों ने इलीगल तरीके से बेच रहे हैं। तो ऐसे करप्ट, द मोस्ट करप्ट मिनिस्टर को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? आप देखोगे कि इन्होंने नीलेश काब्राल को हटाया क्योंकि इनको पता था कि अगर नीलेश काब्राल को निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गोविंद गावड़े, अमित पाटकर जी का संपर्क हमसे टूट गया, फिर से उनको जोड़ेंगे। अमित पाटकर जी, आपसे जो मैं गवर्नमेंट वही है ये जी इनको जी चलिए, टारगेट आप कर बात रही है। कीजिए। अगर जी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई मंत्री बोलता है कि वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है उनके ऑफिस के नीचे, तो ऐसे इंसान को निकाल के मुख्यमंत्री क्या जताना चाहते हैं? ये हमारा सवाल। और हमको बोला गया था कि आज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष आने वाले हैं इस डिबेट पे, तो हमारे पास बहुत सारे सवाल थे उनके लिए। अरे जनाब, सवाल तो हमारे पास भी बहुत है, लेकिन करें क्या, हम भी आपकी तरह इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक सवाल बीजेपी सरकार से जो हमेशा दोहरा रहा हूं जब से हम गोवा के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कि जो भी मुद्दा है, जो भी सवाल है, उन सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि सवाल तो सत्ता से ही पूछे जाएंगे, जो सत्ता से बाहर है उनसे नहीं। अमित पालेकर जी, आपसे मैं वही सवाल दोहराऊंगा जो अमित पाटकर जी से मैंने दोहराया। विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर है। विपक्ष तब बाहर निकलता है जब कोई मुद्दा नजर आता है, मीडिया में छपते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, और उसके बाद अपने काम धंधे पर लौट जाते हैं। और यही एक वजह है कि बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूत करती जा रही है और विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है गोवा में। और यही एक वजह है कि वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दे रही है। जी देखिए, मैं इसमें पूरी तरह से आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कहीं सहमत भी होना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष कहीं कॉम्प्रोमाइज है क्या। क्योंकि हमने देखा है कि हम आम आदमी पार्टी के जो हमारे जो विधायक है, या मैं हूँ या हमारी टीम्स है, जो लगातार मुद्दे उठाते आ रही है, चाहे वो एक्साइज स्कैम हो, चाहे वो लैंड स्कैम हो, चाहे वो जॉब स्कैम हो, जो कोई भी स्कैम जो हमने उछाले, जो निकाले थे, वो हमने निकाले थे। कल भी हमने एक प्रोटेस्ट करा जहां हमें रोका गया प्रोटेस्ट करने से। नहीं, पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष में और इसकी वजह से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। मेरे ख्याल से एक चीज हमें जान लेनी चाहिए विपक्ष के रूप में, कि हमें जुड़कर रहना पड़ेगा, हमें जुड़ के काम करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में 3 बचे हैं और हम 2 बचे हैं, और एक विजय जी है और एक आरजी के हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आप देखोगे तो हम बहुत कम है, बट फिर भी असेंबली सेशन हो या असेंबली के बाहर हो, सब एक साथ जुड़ के काम करें, मुद्दे उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम कम पड़ते दिख रहे हैं। और इसी वजह से हमें एक चीज मान लेनी चाहिए और जान भी लेनी चाहिए कि वी विल हैव टू वर्क टुगेदर। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, भारतीय जनता पार्टी के जो करप्शन है उसको अगर एक्सपोज करना है, देन वी हैव टू वर्क टुगेदर। और ये बात हमें हमारे दिमाग में डाल देनी चाहिए, जो कि कहीं जगह घुसती नजर नहीं आ रही है। एंड दैट इज द ट्रूथ, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज व्हाट वी नीड टू चेंज। I think we have 2 other party presidents here. We have to look at each other, we have to meet each other, and we have to decide what is the way ahead for Goa, because Goa is to be saved from the clutches of Bharatiya Janata Party. तो कहीं ना कहीं हम तीनों को एक साथ, एक मुद्दे पे एक साथ लड़ना पड़ेगा, एक साथ जाना पड़ेगा। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए अमित पालेकर जी।
जी विजय जी, एक बहुत बड़ी बात कही है। ये सवाल मेरे जहन में भी था कि अगर सत्ता के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति गोवा में राजनीतिक तौर पर अगर देखें, बहुत गिनती के गिने चुने ही विधायक बचे हैं जो विपक्ष में हैं। लेकिन वो एक कहते हैं ना, बचपन में हमें भी पढ़ाया गया था, अकेले से काम नहीं चलता। अगर ये मुट्ठी बंद कर ली जाए तो वो ताकत जो आती है, ये ताकत किसी के भी खिलाफ लड़ने के लिए काफी हो जाती है। क्या आप तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टी भी है, नेशनल पार्टीज भी है, कभी आप लोगों ने एक मंच पर आकर ये कोशिश की कि हम साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं ताकि उसी ताकत के साथ लड़ा जाए? क्योंकि अगर इस तरह से बिखर कर लड़ते रहेंगे, 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस से कितने ही जीत जाए, आम आदमी पार्टी से कितने जीत जाएं, आपकी पार्टी से कितने जीत जाएं, क्या इस बात की गारंटी है कि वो विधायक साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में नहीं जाएंगे? क्योंकि लगातार हम पिछले कई चुनाव से देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है और ये बहुत आम हो गया है गोवा की राजनीति में। विजय जी। नहीं, वो ये जो कंट्रोल्स आना चाहिए वो पब्लिक ही ला सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम सब लोगों ने ये ओथ लिया और शपथ लिया भगवान के आगे, हिंदू, कैथलिक और एक दरगाह पे जाके किया, फिर भी वो इतना सब करने के बाद भी चले गए। तो अभी मुझे लगता है हमको एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस फेस करनी होगी और इसका सॉल्यूशन सिर्फ पब्लिक के पास है। और इसलिए जो आदमियों को हम नॉमिनेट करते हैं उनको प्रोमोट प्रोजेक्ट पहले ही करना चाहिए, उनको पब्लिक पूरी तरह से एनालाइज कर सके कि ये लोग चुनने के बाद भाग जाएंगे कि क्या, या उनका पहले बीजेपी में कुछ रूट्स है, या ये सब मतलब बैकग्राउंड जो आदमी का गोवा में इजीली मालूम हो सकता है, वो पब्लिक को जानना जरूरी है। इसलिए हम पब्लिक को टाइम देना चाहिए और अपना जो ट्रैक्शन है, अपना जो पब्लिक के अंदर जाना है वो जल्दी होना चाहिए। अगर वो साथ में होते हैं तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हम इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि सब साथ में थे। और उधर वो इलेक्शन का एक इन्फ्रेंस, ऐसा एक निष्कर्ष है कि जब साथ में रहते हैं तो बीजेपी को हरा सकते हैं। और ये हुआ है, बीजेपी ने बहुत बड़ा कैंडिडेट को रखा था जो गोवा के सबसे अमीर फैमिली का था, फिर भी एक सर्वसामान्य आदमी ने उनको गिराया है। तो साथ में अगर करते हैं तो जीत सकते हैं। ये लेसन हमको 2024 का लोकसभा इलेक्शन से मिलता है। तो ये रिपीट करना जरूरी है अपने लिए, अगर हम 2027 में सरकार बनाना चाहते हैं जो गोवा को सेव कर सके, जो गोवा को गोवा बना सके। उसके लिए मतलब यूनिटी चाहिए और पब्लिक में के अंदर जाके यूनिटी चाहिए, सिर्फ ऐसा बोर्ड रूम में नहीं। वो उधर मतलब एट लोकल लेवल यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो लोग और भी पार्टीज ला सकते हैं इधर वोट तोड़ने के लिए। और उसी कारण से उन्होंने लास्ट टाइम 2022 में गवर्नमेंट बनाया था, नए पार्टी लाए, बहुत पैसा लाया और वो लोगों ने वोट तोड़ के जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट आना चाहिए था वो नहीं आ सका। अभी बीजेपी को बहुत बड़ी इनकम्बेंसी रहेगी, 15 साल उनका कंप्लीट हुआ रहेगा। और जो भ्रष्ट सरकार है, जो इमेज उनको आया है, उसको लोग मतलब विकल्प को चांस है, पब्लिक को विकल्प चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना विजय जी, आपने जो एक बात कही कि बदलाव तो पब्लिक के बीच से आएगा, बदलाव पब्लिक करेगी। बदलाव तो किया था पब्लिक ने। 8 कांग्रेस के विधायक चुने थे जो चले गए बीजेपी के साथ। एमजीपी के, मैं यहां गलत हूं तो 1 से 2 भी थे, इंडिपेंडेंट 3 थे, सभी के सभी मलाई के चक्कर में बीजेपी की तरफ खिसक गए। पब्लिक बेचारी क्या करेगी? संदीप जी, ये जो ट्रेंड है गोवा के भीतर और जो दल बदल का कानून भी आया था, मैं दर्शकों को बता दूं, दल बदल का कानून गोवा में जिस तरह से ये जो राजनीतिक दल बदले जाते थे, विधायक इधर से उधर भाग जाते थे, उसी को देखते हुए ये दल बदल का कानून पूरे देश में लागू किया गया था। यानी कि जो उदाहरण था उसके लिए वो गोवा ही था। लेकिन आज भी गोवा में वो सारी चीजें उसी तरह से चल रही है, क्योंकि विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है
बेहद छोटा है। और सबसे बड़ी बात जो यहां है संदीप जी, जो मुझे निजी तौर पर लगी कि आम लोगों को यानी जो वोटर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि अगर किसी जो कैंडिडेट कांग्रेस से लड़ रहा था उन्होंने कांग्रेस का कैंडिडेट समझ के उसे वोट दी और वो बीजेपी में चला गया तो वो विरोध करे। ऐसा मैंने बहुत कम ही सुना है या ना के बराबर सुना है। ऐसा क्यों है गोवा की राजनीति में या गोवा के लोगों के बीच में? और क्या इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता पर राज करती है वो फायदा उठाती है? संदीप जी। संदीप जी आपका माइक शायद म्यूट है, एक बार अनम्यूट कीजिएगा माइक। आवाज आ रही है राजीव जी? जी आपकी आवाज गोवा में अगर आप देखोगे तो गोवा की जो हमारी ज्यादा सी लोक संख्या है, पब्लिक है, वो लीडर के साथ होते हैं, पार्टी के साथ नहीं होते। जो लीडर है, जैसे बेस्ट एग्जांपल इफ आई कैन गिव यू कि वालपई कॉन्स्टिट्यूएंसी विश्वजीत कांग्रेस से बहुत साल रहे और बीजेपी में आए, तभी भी वो बीजेपी में आके भी पार्टी बदल के भी वो जीत के आए। मतलब ऐसे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जो पार्टी बदल के भी, जैसे बाबूश मोंसेरात, उनके साथ वो लोग भी जुड़ जाते हैं। तो जैसा लीडर यहीं पे भी जाता है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिपीटेशन हो चुका है बार बार कि किसी भी पार्टी में आप आओ, इलेक्शन लड़ो और दूसरे पार्टी में चले जाओ, ये कॉमन हो चुका है अभी। तो लोगों का भी भरोसा चला गया कि या पार्टी कोई भी हो जाए मेरा काम हो जाए। यहाँ पे हर एक आदमी अपना काम निपटाना चाहता है कि हम मिनिस्टर के पास जाए, एमएलए के पास जाए और अपना हम काम कर ले, बस पार्टी डजंट मैटर। तो अभी एक पार्टी के ऊपर भरोसा करना ये बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो दे प्रीफर टू बी है, मतलब एक वोट बैंक है, एक पार्टी की एक वोट बैंक है, कांग्रेस की खुद की वोट बैंक है, बीजेपी की खुद की वोट बैंक है, आम आदमी पार्टी की अपनी वोट बैंक बना रहे हैं। तो ये वोट बैंक अपने अपनी है, लेकिन ये वोट बैंक बहुत छोटा फिगर है। अगर आप देखोगे तो लीडर मैटर्स द मोस्ट। अभी ये कौन सा लीडर है जिस पार्टी पे खड़ा हो रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है अपने लोगों के साथ, क्योंकि विचारधारा थोड़ा चेंज हो चुकी है। अगर पार्टी के साथ आप देखोगे, लाइक मांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी, आज भी मांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमजीपी कैंडिडेट आता है तो आप आज भी समझो कि मांद्रे विच इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गोवा विच इज फॉर्म, कि वहां पे भी एमजीपी जीत के आती है मड़गई कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट सरकार बनाया है। अगर आप देखोगे तो मांद्रे और पेडने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमजीपी जीत के आया था। प्रवीण अल्लेकर और मांद्रे के जीत आरोलकर दोनों एमजीपी के थे, फिर प्रवीण जी चले गए बीजेपी में। तो ये अगर आप देखोगे तो एक्सेप्टेंस पार्टी का भी है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। लेकिन इफ यू सी द लीडर मैटर्स, तो आज गोवा में लोगों ने छोड़ दिया है पार्टी कोई भी हो जाए यार, अपना काम हो जाए, अपना लीडर अच्छा होना चाहिए। वो तो फिर कहाँ चला जाएगा अपने ऊपर नहीं है। तो आप आज वोट जो कर रहे हो वो लीडर को कर रहे हो, पार्टी को नहीं कर रहे हो, क्योंकि पार्टी का अपने पे भरोसा नहीं है कि लीडर कहाँ जाएगा। फाइनली ही जम्प्स फॉर बेटरमेंट, वो बोलता है कि डेवलपमेंट मेरा वहां अच्छा जाएगा, आई हैव गॉन फॉर डेवलपमेंट। यही आंसर होता है हर एक लीडर का, हर एक एमएलए का, कि वो बोलता है कि मैं अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूं, मैं आपका डेवलपमेंट करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट हो रहा है क्या वो खुद का डेवलपमेंट कर रहा है, इस पे थोड़ा बात सोचने वाली बात है। ये अपने आप में बेहद गंभीर और ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अमित पाटकर जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक ब्रेकिंग मैं आपको बता दूं। जो गोविंद गावड़े के ऊपर सीधे सीधे ये मानकर चला जा रहा है, गोवा की जनता हो, विपक्ष हो, तमाम लोगों का यही मानना है कि जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई के तौर पर उन्हें कैबिनेट से हटाया गया। अब उनके जो समर्थक थे, जो सरपंच है, जो कि आते हैं आपका बेत की खंडोला से, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया गया है। जो नो पंच है उन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, यानी कि एक के बाद एक झटके जो है वो यहाँ गोविंद गावड़े और उनके समर्थकों को लग रहे हैं। अमित पाटकर जी, ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है। दो चीजें, एक तो विजय सरदेसाई जी ने एक जो बात कही अपने आप में बेहद अहम हो जाती है कि जब तक यूनिटी के साथ आप लोग नहीं लड़ेंगे तब तक आप बीजेपी से आएगी कैसे, कौन इसकी पहल करेगा। दूसरे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कितना ही बड़ा कुनबा अपना कर ले, परिवार को कितना ही बढ़ा ले आप अपने पॉलिटिकल परिवार को, लेकिन अगर वो जीतने के बाद बीजेपी की तरफ खिसक जाएंगे तो वो कैसे इंश्योर करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में कि अब जो 2022 में हुआ वो 2027 में ना हो। अमित पाटकर जी।
राज जी, मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ कि 2022 में जो 8 विधायक गए, उसके पहले 2019 में 10 गए थे, और जी। उस 10 में से 8 लोगों को गोवा की जनता ने घर का दरवाजा दिखाया था। अभी मेरे को 2017 में नहीं जाना है कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो यहाँ पे हमारा प्रयास रहा, आम आदमी के प्रेसिडेंट भी है, गोवा फॉरवर्ड के भी प्रेसिडेंट है, हम सब ने साथ में आके इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को हमने टक्कर दी। और ये हमने साउथ गोवा के सीट में हमने देखा कि हमने हमारा कलेक्टिव एफर्ट जो था वो हम इस भाजपा को हरा पाए। अभी बात जो 27 की है वो हमारे, अभी आप देखोगे तो गोवा में एज अ ओपोजिशन हम सारे ओपोजिशन पार्टी वी आर ऑन वन लाइन। असेंबली में अगर आप देखोगे, जैसे अमित जी ने कहा कि मुद्दे जो हैं वो सब एक साथ उठाते हैं, और जो भी भ्रष्टाचार हो या स्कैम्स हो, जो मुद्दे हैं ये सब अलग अलग लेवल पे हम एक ही सुर में ले रहे हैं। अभी सवाल 2027 का कैसे करना है, कैसे हमको इसके ऊपर लड़ाई देनी है, मुझे लगता है ये आपस में ही एक डिस्कशन है जिसके ऊपर हम विस्तार में इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आज मुद्दा ये है कि जो भ्रष्ट सरकार प्रमोद सावंत की है, जो भी मंत्री आज उनके खिलाफ जो आवाज उठाता है उस पे ही आज कार्रवाई होती है। तो हमारा सवाल वही रहता है कि जो इनके कैबिनेट में जो भ्रष्ट भ्रष्ट मंत्री जो हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी और इनको कब हटाया जाएगा। बिल्कुल, इसी सवाल के साथ हम भी यहां जुड़े हुए, इस सवाल का जवाब हम भी और गोवा के तमाम लोग जानना चाहते हैं। अमित पालेकर जी, जो कोशिश है, ये जो सब जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, इसे अगर रोकना है तो एक साथ तो आना पड़ेगा। अगर अलग अलग इसी तरह से छिटक कर चलते रहेंगे तो बीजेपी और मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगी। ये धरना प्रदर्शन से काम चलेगा नहीं, जिस अंदाज में और जितनी ताकत से आप लोग कर रहे हैं। अमित पालेकर जी, देखिए, आप अगर कैलकुलेशन देखें 2022 के इलेक्शन का, उसके पहले का भी, नियरली 60 और 65% जो जनता है गोवा की, वो बीजेपी के खिलाफ वोट देती है। आप सही नजरिए से देखो तो ये 65% जो वोट शेयर है जो बीजेपी के खिलाफ जाता है, वो बढ़ जाता है ऑपोजिशन पार्टीज में। विपक्ष में बढ़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग नहीं है, बल्कि विपक्ष कहीं ना वीक हो जाता है क्योंकि स्प्लिट ऑफ वोट से। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स की भी बात कर ले तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और विपक्ष को जान लेना चाहिए कि अगर हम एक साथ रहते हैं तो वो 65% जो वोट शेयर है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जाएगा, एक पर्टिकुलर पार्टी को जाएगा। आप अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमने एक चीज देखी है कि हमने आज जो हमारे नए लीडर्स जो जोड़े हैं, वो उनके पीछे कोई बैगेज नहीं है, कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं है, बिल्कुल नए हैं। उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं और जो लड़ना भी चाहते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। हमने कोई भी ऐसे व्यक्ति को आज पार्टी से जोड़ा नहीं है जिसके पीछे कोई बैगेज हो या जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हो, जो एक्स एमएलए या ऐसे पॉलिटिशियंस है जिन्होंने कहीं ना कहीं डिफेक्शन करा। तो ये कोशिश इस बात की तरफ है कि एक अच्छा विकल्प दिया जाए जिसे लोग चाहे और जिसे लोग वोट दे और जिसे लोग पसंद करें, और कंफर्म हो जाए, उनके मन में भी विश्वास आ जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ सकते हैं और जीतने के बाद पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आई थिंक इट इज अ जॉइंट एफर्ट, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी होना जरूरी जी। विजय जी, ये अच्छा विकल्प मिलेगा कैसे? 2027 के लिए क्या कि जी अमित जी बताइए। है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है और अपनी सरकार बना सकता है, और अपनी तरीके से एक गोवा को एक नया विकल्प देके जो प्रोग्रेसिव गवर्नेंस जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हेल्थ मॉडल हो, एजुकेशन मॉडल हो, और जिसमें जॉब लोग क्रिएट हो, उस तरीके का जो मॉडल है वो एक साथ हम जुड़ के दे सकते हैं। और मुझमें विश्वास है और हमारी पार्टी में विश्वास है, और आज जो विपक्ष नया रूप ले रहा है उसमें भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं जाके
लोगों को उनके ऊपर विश्वास बैठेगा और जो 67% नियरली वोट शेयर जो है वो एक तरफ मुड़ के भारतीय जनता पार्टी 2027 में सत्ता से बाहर हो जाएगी और 2027 में 30 से ऊपर मेरे ख्याल से जो कलेक्टिव एफर्ट्स रहेगा उसका 30 से ऊपर नियरली विधायक चुन के आ जाएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल विजय जी की ये जो अच्छा विकल्प है वो किस तरह से मिलेगा 2027 के लिए? क्या रणनीति आप समझते हैं क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय पार्टी उनको अपनानी चाहिए जो बीजेपी से सीधे टक्कर ली जा सके? गोवा के पब्लिक ये विकल्प बना सकती है जी। सब जो दल है उनके वो मतलब ग्रास रूट से कनेक्ट होना चाहिए। ऊपर से बैठ के अपना पार्टी का एजेंडा सिर्फ बताया तो नहीं होगा, लोकल पब्लिक के पास जाना चाहिए और जो आदमी कैंडिडेट खड़ा रहता है उसका बायोडेटा ठीक होना चाहिए। अगर वो इधर से उधर जाने वाला है तो लोग बोलेंगे डायरेक्टली बीजेपी को वोट किया तो अच्छा होगा, नहीं तो क्या फायदा है। ओपोजिशन का वेव यूज करके वो लोग चुन के आते हैं इनकम्बेंसी को डिफीट करने के लिए और बाद में वही पार्टी में चले जाते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है सब मतलब ओपोजिशन यूनिटी में जो कोई सीरियस है उनको ही पब्लिक गोवा की जनता सपोर्ट करेगी। जो ओपोजिशन यूनिटी में सीरियस नहीं है उनको राजनीति के डस्टबिन में पब्लिक डालेगी, ये मुझे गारंटी है और इसके पहले भी हुआ है। और हमें 3 इलेक्शन का एक्सपीरियंस है कि जब किसी को लगता है कि हम ऊपर बैठ के डिस्कनेक्टेड रहे और गोवा को कोई भी विकल्प के नाम पे कैंडिडेट दिया तो वैसा वो जितना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। वो आदमी गिर भी सकता है, उसका डिपॉजिट भी जा सकता है। ये बहुत बड़े नेशनल पार्टीज का सिचुएशन हुआ है और हमने ये देखा है। तो गोवा में एक सुसंस्कृत जनता है जो सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस है और उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है विकल्प आएगा, पब्लिक से विकल्प आएगा और पॉलिटिकल पार्टीज को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो पॉलिटिकल पार्टीज का सर्वाइवल का भी ये प्रश्न होगा। जी संदीप जी, क्या लगता है जो बात विजय जी कह रहे हैं या बाकी हमारे जो गेस्ट कह रहे हैं कि 2027 में अगर बीजेपी को हराना है तो एक साथ आना पड़ेगा, क्या एक साथ आ सकते हैं? इस बात की संभावना लग रही है और एक साथ आ भी गए, अगर विधायक जीत भी गए तो ये गारंटी कहां से आएगी कि वो दौड़कर बीजेपी के तंबू में नहीं चले जाएंगे? संदीप जी, ये तो विश्वास इन्हीं को देना पड़ेगा एक साथ। पहली बात तो इनको एक साथ आना पड़ेगा, वहां से शुरुआत है। बिकॉज यहाँ पे इश्यूज एक दूसरे से बहुत सारे हैं। हर एक बंदा अपने को चीफ मिनिस्टर बनाओ या अपने को लीडर बनाओ, अगर यही सोच के अगर आगे बढ़ेगा तो ये बात होगी नहीं। तो पार्टी में आने के पहले, एकजुट आने के पहले एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट हिज चेयर कि मैं अगर आपके साथ आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा पोजीशन क्या होगा। तो इस पे ही पहले डिवाइड होते हैं। और हमने देखा भी है कि एक साथ आने से डिफरेंस होता है। असेंबली में भी हमने देखा है कि जब आप एक साथ होते हो तो उसके डिसीजंस क्या होते हैं और कब डिवाइड होता है तो उसके डिसीजंस क्या होते हैं, वो भी हमने पूरे गोवा के पूरे जनता ने वो सब चीजें देखी हुई है। लेकिन पहले तो एक साथ आना होगा और उसके बाद विश्वास दिलाना होगा कि आप एक साथ एंड तक होगे आफ्टर इलेक्शंस ऑल्सो, कि आपकी स्थिति उसी तरह से होगी जैसे आपने जब इलेक्शन के पहले जो चीजें बोले हैं, जो प्रॉमिस किया। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे भगवान के आगे भी पहुंच गया, भगवान के सामने बैठ के भी, भगवान के सामने भी ये सब बोला, फिर भी भगवान को भी ओवरटेक कर दिया। सो अभी तो कुछ रहा नहीं है कि पब्लिक को कन्विंस करने के लिए। नाउ इट हैज टू बी शोन इन बोथ द वेज, बिफोर द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन। दोनों चीजें कन्विंस करना जरूरी है। और एक बात गोविंद गावड़े जी की, मैं जब हम बात कर रहे हैं कि ऊटा जो संगठन है, उन्होंने जब ये चीज हुई थी 26 मई को, तभी उन्होंने बहुत सारे 26 मई को जब गोविंद गावड़े ने ये बयान दिया था, तभी ये बहुत बड़ा एक मीटिंग भी लिए थे। 5-6 हजार 10 हजार के आसपास उठा की संगठन एक साथ जुटी थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी। लेकिन आज कल रात से हम देख रहे हैं कि आफ्टर दिस डिसीजन कोई नहीं कुछ बोल रहा है। शांति क्यों है मुझे नहीं पता,
गोविंद गावड़े जी खुद शांत है, उन्होंने बोला कि अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। क्या इनको पार्टी ने प्रेशराइज कर रखा है? और अभी अभी जैसे पंचायत का भी अविश्वास ठराव हम अगर देखते हैं तो धीरे धीरे सरपंच को भी अलग करने का भी माहौल चल रहा है क्या, ये भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि वहां पे एमजीपी जब अलायंस है गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ एमजीपी अलायंस है, और पिरोल कॉन्स्टिट्यूएंसी में दीपक ढोलीकर जी की जब एंट्री वहां पे है, तभी क्या ये पर्पसली माहौल बनाया जा रहा है, प्लानिंग बनाया जा रहा है कि गोविंद गावड़े जी को साइड में करके दीपक ढोलीकर को वहां पे एंट्री देने का प्लानिंग है? ये हो रहा है क्या? मतलब इट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अभी कल रात को गोविंद गावड़े जी को हटाया और अभी अभी अविश्वास ठराव आ गया सरपंच के ऊपर। तो अभी नेक्स्ट सरपंच कौन बनेगा या किसको चुन के लाएंगे, और वो आदमी किसका है? ये गोविंद गावड़े जी का है या दीपक ढोलीकर जी का है? उसके ऊपर और क्लियरिटी आएगी कि ये रास्ता किसके लिए बनाया जा रहा है और ये रास्ता क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि ये यही कनेक्ट दिख रहा है कि दीपक जी को अगर रास्ता मिलता है तो ऑटोमेटिकली गोविंद गावड़े बाहर निकल गए, अलायंस स्ट्रांग हो गया, और मड़कई और दीपक ढोलीकर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मड़कई और पिरोल मतदार संघ दोनों एमजीपी को दिए जाएंगे और इनका अलायंस स्ट्रांग होगा और गोविंद गावड़े जी को वहां से हटाया जाएगा। क्योंकि 2017 में गोविंद गावड़े जी इंडिपेंडेंट जीत के आए थे और वो इंडिपेंडेंट जीत के आके वो खड़े रहे थे। फिर उसके बाद 22 में मनोहर पर्रिकर जी का सरकार है, वहां पे बीजेपी से लड़के, फिर दूसरे बार मनोहर डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार में फिर से वो मिनिस्टर है। तो ये सब मामला इतना इजी नहीं दिख रहा है। दिस इज समथिंग बिहाइंड द कैमरा, जैसे हम बोलते हैं वैसे बिहाइंड द पॉलिटिक्स कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है। जी चलिए, समय का अभाव है, एक बहुत ही कम शब्दों में आप तीनों मेहमानों से एक ही मेरा सवाल है। गोविंद गावड़े ने जो मुद्दा उठाया आदिवासी कल्याण विभाग के ऊपर, और जो पांडुरंग मडकईकर ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसको लेकर क्या कुछ अब आगे स्टैंड रहने वाला है? विजय जी आपसे पहले। नहीं, जो मुद्दा उन्होंने उठाया, जो ट्राइबल भवन का अभी तक नहीं हो सकता है, जो ट्राइबल रिजर्वेशन का कुछ मतलब कॉन्क्रीट एश्योरेंस उनको नहीं मिला है, ये इश्यूज अनरिजॉल्व्ड है। और ये इश्यूज से को लेकर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को हम अवेयरनेस करके उनको संघर्ष के रूप में हम सरकार के विरोध में ला सकते हैं। पर इसमें थोड़ा विचार ठीक तरह से होना चाहिए। ट्राइबल सब प्लान ने कौन से सरकार ने उसका यूज ठीक तरह से किया था, कौन कितना लोगों को बेनिफिट आया, सेंसस का इंफॉर्मेशन लेके सब हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने, जो सवाल उन्होंने उठाए, वो सवाल का जवाब अभी तक सरकार देने में असमर्थ है। तो वो सवाल रहते ही है, और गोविंद गावड़े को निकालने का कारण क्या है वो चीफ मिनिस्टर ने बताना चाहिए। उस टाइम तक लोग जो उनको चाहिए वैसा निष्कर्ष निकालेंगे, जैसे हम निकाल रहे हैं इधर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अमित पाटेकर जी, ये जो तमाम मुद्दे हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, क्या इन मुद्दों पर एक साथ सभी विपक्षी दल आकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, या जिस तरह से अभी भी चल रहा है कि अपनी अपनी ढपली बजाते रहिए, अपनी अपनी सुर्खियां बटोरते रहिए? अमित पाटेकर जी, ये सवाल जो गोविंद गावड़े करप्शन पे उनको जो हटाया गया है, क्योंकि गोविंद गावड़े पे जब करप्शन का चार्ज लगा था तब उनको हटाया नहीं, बट जब उन्होंने अपने एसटी विभाग में जो करप्शन हो रहा है उसके ऊपर जब आवाज उठाई तब उनको मंत्री पद से हटाया गया है। आज मुद्दा ये है कि गोवा में जो भ्रष्ट मंत्री इस प्रमोद सावंत की सरकार में जो है, ये मुद्दे तो हम उठाते ही हैं, हम तीनों दल हो, बाकी के दल हो, विपक्ष हो, पूरा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा ही रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी, अगर गोवा के हित में, अगर हमको सबको एक साथ आके एक आवाज में अगर इस सरकार को घेरना है तो हम अवश्य घेरेंगे। ये हमने 2024 के लोकसभा में भी देखा है। प्रमोद सावंत की स्ट्रेटेजी यूज एंड थ्रो है, मतलब जब उनको जरूरत होती है तब वो इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं। जैसे विजय जी ने पहले बोला कि उन्होंने तब मनोहर पर्रिकर को जब सपोर्ट किया था तो यही प्रमोद सावंत ने इनको धोखा दिया है।
आप देखो, ये सेम प्रमोद सावंत है जिन्होंने एमजीपी को, सुदीन धवड़ीकर को धोखा देके उनके 2 मंत्री अपने पार्टी में शामिल किए थे। ये सेम प्रमोद सावंत हैं जिन्होंने आज गोविंद गावड़े जैसे अनुसूचित जाति के जो आते हैं, जो वंचित वर्ग से जो आते हैं, जब वो सवाल करते हैं मुख्यमंत्री पे तो उनको हटाया जाता है। तो ये बात साफ है कि प्रमोद सावंत यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स करते हैं। तो कल अगर विपक्ष को एक साथ आके गोवा के हित में अगर लड़ना है तो हम अवश्य एक साथ आके लड़ेंगे, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। संदीप जी, एक आखिरी सवाल, कुछ अपडेट है आपके पास? हमारे दर्शकों को बताइए क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट का मतलब मुझे ये लगता है कि विश्वास सतरकर जो पिरोल से है, 2 बार वो पिरोल से इलेक्ट करके आए हुए, उनको अभी भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना है। तो ये अभी की न्यूज है, तो इस पे और एक इशारा होता है कि ये सब प्री प्लान डिसीजन से गोविंद गावड़े जी को वहां पे हटाना, खंडोला का सरपंच का अविश्वास ठराव लाना, विश्वास सतर्क को वाइस प्रेसिडेंट बनाना स्टेट का, और वो वहां से आते हैं तो अगला टिकट इन पे ऊपर है क्या? मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। दिस ऑल सिचुएशन मेक्स यू टू थिंक कि ये प्री प्लान इनको वहां से हटाया गया है और अभी इनका रिप्लेसमेंट वहां पे कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। खैर, ये समय के साथ जो सवाल है उनके जवाब मिलने की उम्मीद हमें भी है, गोवा की जनता को भी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी है। विजय सरदेसाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। अमित पाटेकर जी आपका भी, और अमित पालेकर आपका भी, और संदीप केकर जी आपका भी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और जिस मुद्दे के साथ कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार गोविंद गावड़े को कैबिनेट मंत्री पद से क्यों हटाया गया, क्योंकि चर्चा और कयास तो यही है कि हाल ही में जो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बात की थी, उन्हें उसकी सजा मिली है। लेकिन हम अभी भी इंतजार करेंगे, क्या कैबिनेट से हटाने के पीछे जो उन्होंने सच बोला, जैसा कि तमाम लोग मान रहे हैं, उसकी उन्हें सजा मिली है, या फिर ये आम कैबिनेट रीशफल का मामला है। तो फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने राष्ट्र टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक को और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, एक्स पर फॉलो नहीं किया है, तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि राष्ट्र टीवी है आपके अपने गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार।